and normal all lie at a same point। ठीक है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर एक लॉ को फॉलो करता है। उस लॉ को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। एंगल आई और एंगल आर एक लॉ को फॉलो करता है और उस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। एंगल आई एंड एंगल आर follow the given formula। फॉर्मूला है कि साइन आई बाई साइन आर। बच्चों ध्यान देना, अगर एंगल हम लोग ऊपर वाला लिखे हैं पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले नीचे वाला लिखना होगा। तो नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। तो μ2 पहले लिख दिया जाएगा डिवाइडेड बाई आर। आर जो है वो नीचे वाला एंगल है। आर जो है ये नीचे वाला एंगल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला लिखा जाएगा, मतलब μ1 लिखा जाएगा बाद में। इसी फॉर्मूला को स्नेल्स लॉ कहते हैं। रिफ्लेक्शन में आई और आर में बहुत आसान रिलेशन था कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होता है, लेकिन जहां पर लाइट रिफ्रैक्शन कर रहा है वहां पर एंगल आई और एंगल आर में एक स्पेशल रिलेशन है और ये रहा वो रिलेशन, और इस रिलेशन का नाम होता है स्नेल्स लॉ। दिस एबव फॉर्मूला इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, यही है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब हम स्नेल्स लॉ तुमको फिर से बतलाने जा रहे हैं कुछ अलग डायग्राम बना करके। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ को आप लोग फिर से देखिए कुछ डिफरेंट डायग्राम की मदद से। तो बच्चों ध्यान देना, मैं स्नेल्स लॉ का यूज कैसे किया जाएगा ये आपको बतलाने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये दो मीडियम का सेपरेटर है। यहां है एयर और यहां है ग्लास। ठीक है, एक लाइट रे कुछ इस तरीका से आया, यहां पे टकराया, तो यहां पर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना दिए। ठीक है, तो ये मुड़ करके कुछ इस तरीका से चला गया। तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, मतलब एंगल आई कहेंगे, और ये वाला एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ये एयर है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ए से लिखे हैं। म्यू ए से, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए का मतलब एयर, और क्योंकि ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी से लिखे हैं। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जी का मतलब ग्लास। चलो इस फिगर के लिए हमको स्नेल्स लॉ लगाना है। एंगल लिख दिए आई डिवाइडेड बाई एंगल आर लिख दिए साइन आर। तो ध्यान दो, आई जो है वो लेफ्ट साइड वाला एंगल लिखा हुआ है। आई जो है वो लेफ्ट साइड वाला एंगल लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके उल्टा वाला लिया जाएगा, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा। तो कितना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू जी। तो म्यू जी लिख दिए।
डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई दे दिए। साइन आर, एंगल जो है वो राइट साइड वाला लिखे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट साइड वाला लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा म्यू ए। तो यही हो गया स्नेल्स लॉ का यूज। आई होप कि अब सभी लोग को स्नेल्स लॉ का यूज कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तब इसको हम इरेज करके अब अगला टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। टॉपिक का हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हो गया हेडिंग। बच्चों ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। स्लैब का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये एक ग्लास का टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर शेप का है। जो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो अगर ये एक ग्लास का टुकड़ा है तो पूरा अंदर में ग्लास भरा हुआ है। जैसे ये डस्टर जो है वो एक लकड़ी का टुकड़ा है तो अंदर में लकड़ी भरा हुआ है। अगर ये ग्लास का टुकड़ा होता तो अंदर में ग्लास भरा हुआ रहता। अगर ये आयरन का टुकड़ा है तो अंदर में आयरन भरा हुआ रहता, ठीक है। तो अगर ये एक ग्लास का टुकड़ा है तो अंदर में ग्लास भरा हुआ है, ठीक है। तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लिए। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितना मान लिए, म्यू। बाहर में एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 लिख दिए। यहाँ भी बाहर में एयर रहेगा तो इस एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब बच्चों फिगर को ध्यान से देखना और समझना। एक इस तरह से इंसिडेंट रे सपोज आया, एक ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे टकराया तो यहाँ पर हम लोग एक डॉटेड लाइन बना लिए। इस डॉटेड लाइन को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, जिसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइट रे एयर से आ रहा है और ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयरर मीडियम से आ रहा है और डेंसर मीडियम में जा रहा है। अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से आकर के डेंसर मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल की ओर बेंट करता है। तो इसको नॉर्मल की ओर बेंट करवा दो। इस तरीका से ये नॉर्मल की ओर बेंट कर गया, ठीक है। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे टकराया तो यहाँ पर भी हम लोग एक नॉर्मल खींच दिए इस तरीका से डॉटेड लाइन बना करके। तो एक इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ भी बना करके नॉर्मल बना दिए। अब ये लाइट रे ग्लास से आ करके एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से आ रहा है और रेयरर मीडियम में जा रहा है। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से आ करके रेयरर मीडियम में जाता है तो वह अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट करता है। कहाँ बेंट करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इधर बेंट कर गया, ठीक है। तो ये वाला जो रे है इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। कौन सा रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। तो इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एंगल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों ध्यान देना, अगर ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है तो अगर ये इसका ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग लाइन और ये वाला एंगल अगर एंगल आर हो गया तो ये वाला एंगल भी एंगल आर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक नॉर्मल था और ये एक दूसरा नॉर्मल था और इस तरीका से एक इसका ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग लाइन है।
ये वाला एंगल आर दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला भी एंगल आर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल आर तो ये वाला भी एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरह से अगर ये वाला एंगल आर तो ये वाला भी एंगल आर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस पूरे फिगर में 3 तरह का एंगल यूज किया गया है। एक है एंगल आई, तो एंगल आई का पूरा नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और एंगल यूज किया गया है इस फिगर में एंगल आर, तो एंगल आर का पूरा नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। और एक तीसरा एंगल इस फिगर में यूज किया गया है एंगल ई, तो इस एंगल ई का पूरा नाम होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इस फिगर का थ्योरी यह है बच्चों कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है। मतलब ये वाला एंगल, सबसे ऊपर वाला एंगल और ये सबसे नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। और इसी को हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो यहां से प्रूफ करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ करना यहां से स्टार्ट कर लें। बगल में ये रहा फिगर, यहां से हम प्रूफ करना स्टार्ट कर दिए। बच्चों अगर इस आप फिगर में देखिए तो लाइट का रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है। लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट कर रहा है। एक बार यहां से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार यहां से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। मींस लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो 2 बार हुआ है। और क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है तो 2 बार हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो दोनों के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ हम लोग लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो इसी फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। यहां पर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है बच्चों? आई, तो आई हो गया डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है इसके लिए? एंगल आर के बराबर, ये हो गया साइन आर इज इक्वल टू। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल अगर ऊपर वाला लिए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला ग्लास वाला लिखना होगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू, तो म्यू लिख दिए डिवाइडेड बाई, अगर एंगल लिखे हैं यहाँ वाला ग्लास वाला, अगर एंगल लिखे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला लेना होगा। तो ऊपर वाला मींस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। तो 1 को हटा भी सकते हैं, तो हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसको हम मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। ये जो आया ना, इस इक्वेशन को क्या मान लिए? फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग यहां पर के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। जो एक जगह पर और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर के लिए स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर, और
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर, यानी आई के जगह पर आर लिख देते हैं और आर के जगह पर ई लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ई। अगर एंगल यहां वाला लिखे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर वाला लिखना होगा, मतलब 1। और अगर एंगल एयर वाला लिखे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाला लिखना होगा, मतलब म्यू। इसको उल्टा करके लिख दो, यानी कि साइन ई को ऊपर कर दो और साइन आर को नीचे कर दो। ये हो जाएगा साइन ई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो अगर एलएचएस में उल्टा कर दिए हैं तो आरएचएस में भी उल्टा हो जाएगा, मतलब म्यू चला जाएगा ऊपर में और 1 आ जाएगा नीचे में। तो ये 1 को तो नीचे में नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये म्यू के बराबर हो गया। इसको हम मान लिए सेकेंड इक्वेशन। इसको क्या मान लिए? सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा बच्चों? इसका भी आरएचएस म्यू है और इसका भी आरएचएस म्यू है। तो अगर दोनों का आरएचएस अगर इक्वल है तो दोनों का एलएचएस भी ना इक्वल होगा। तो हम दोनों को कंपेयर कर लें अगर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस क्या है बच्चों? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है? साइन ई बाई साइन आर। अगर दोनों का आरएचएस इक्वल है तो दोनों का एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा, और दोनों का एलएचएस इक्वल कर दिए। अब यहां भी साइन आर है डिनोमिनेटर में और यहां भी डिनोमिनेटर में साइन आर है, तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया। अब साइन आर से साइन आर कैंसिल होने के बाद बच गया यहां पर साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। अब बच्चों आप लोग कुछ बात को ध्यान दीजिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये 5 ऐसा टर्म है जो कभी कैंसिल हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसको एलिमिनेट करके लिखते हैं। जैसे अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया मैथ में, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं किया जाता है। अब आप लोग स्टैंडर्ड क्लास 10th में पहुंच गए हैं, इसीलिए जान लीजिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कभी कैंसिल हम लोग नहीं करते हैं, गलत है ये तरीका। स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। उसी तरह से अगर साइन आई इज इक्वल टू साइन ई है तो साइन से साइन इसमें कटेगा नहीं, साइन से साइन को हम इसमें काट नहीं सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट। अगर साइन को यहां से एलिमिनेट करोगे तो आई बचेगा, और साइन को यहां से अगर एलिमिनेट करोगे तो ई बचेगा। और आई जो है वो एक एंगल है तो एंगल का साइन लगा दे, और ई भी एक एंगल है तो इसमें भी एंगल का साइन लगा दे, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। यही ना प्रूफ करना था हम लोगों को। ये देखो ऊपर में लिखा हुआ होगा टू प्रूफ, यही प्रूफ करना था। इस तरीका से हम लोगों को ये प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर से आप लोग एक बार और स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, सभी स्टूडेंट एक बार और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं शॉर्ट में इसका फिर से समरी करूंगा कि कैसे ये प्रूफ किया गया है, लेकिन उसके पहले आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।